तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम तक पढ़ लिए थे। अब हमें उसके आगे पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है, वैक्यूल के बारे में पढ़ना है और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सेल आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे जो ऊपर बाहर में है, तो यहाँ पे जो बाहर में है तो इसके पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन। इसके पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर यहाँ पे भी इनर मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन्स इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, मीन्स डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब इसके पास डबल मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको डीएनए नजर आ रहा होगा। तो हम प्रीवियस लेक्चर में बताएं कि जिसके पास भी डीएनए या आरएनए होगा तो वहां पे आपको डबल, जनरली डीएनए, तो जिसके पास भी डीएनए होगा उसके पास फिक्स है कि उसके पास डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन, उसके पास जरूर डबल मेम्ब्रेन होगा। मीन्स जेड प्लस सिक्योरिटी, जैसे पीएम को सिक्योरिटी मिलता है वैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि जिसके पास भी डीएनए होगा उसके पास डबल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है तो इसके कारण क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है क्योंकि इसके पास डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो इसके पास डीएनए एंड राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम। तो इसके पास डीएनए एंड राइबोसोम होता है। और अब यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन के, अब यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए है। तो मान लीजिए यहाँ पे डीएनए है, तो अब इस डीएनए को निकालना होगा। तो जब डीएनए यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे पोर बनना होगा। इस पोर के मदद से ही ये बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ पे पोर होगा जिससे ये बाहर निकल पाएगा। तो बाहर किसके द्वारा निकलेगा? आउटर मेम्ब्रेन। उसमें पोरस होगा, मीन्स एक गेट जैसा चैनल वहां पे देखने को मिलेगा। और इनर मेम्ब्रेन जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड है। जैसे मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमें बनाना था, ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, और इस पे आउटर कवरिंग इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर, और ये जो होगा इनर होगा, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे अंदर में आपका यहाँ पे डीएनए पाया जाएगा इस तरह से, यहाँ पे डीएनए होगा और यहाँ पे जो डीएनए होगा और यहाँ पे कुछ फ्लूइड भी देखने को मिलेगा। और आप ध्यान से देखें कि ये जो है इनर वाला ये कर्व जैसा देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे कर्व देखने को मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कर्व देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी, क्रिस्टी इस वर्ड। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग ईआर में पढ़े थे एंड गोल्जी बॉडी में, एक चीज वहां पे पढ़े थे जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। तो वहां पे हम लोग
सिस्टर्नी के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग क्रिस्टी के बारे में, जो अंदर में जो फोल्डिंग होता है स्फेरिकल, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी में जो कर्व जैसा फोल्डिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिस्टर्नी और जो क्रिस्टी है वो लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे नाम बस बदल गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी देखने को मिलेगा और गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही अंतर है। अब अंदर में जो फोल्ड होता है उस फोल्ड को तो हम लोग जान गए क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये क्रिस्टी क्या करता है तो उसके बारे में यहाँ पे जान जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो अंदर में यहाँ पे क्रिस्टी है, क्रिस्टी, इसका काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग। तो एटीपी जनरेट करता है। तो क्रिस्टी का क्या काम है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, और एटीपी जनरेट वहां पे होता है। कहाँ पे, क्रिस्टी के पास। अब एटीपी जो होता है, एटीपी क्या है, तो एटीपी जो होता है इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल का एनर्जी करेंसी कौन सा है, एटीपी। अब एटीपी आखिर कैसे जनरेट कर लेता है, एटीपी से एनर्जी कैसे आ जाता है। तो जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे एटीपी जो होता है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है फॉस्फोरस के बीच में। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब एक बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, और जो एक बॉन्ड टूटता है तो जैसे ही टूटेगा एक बॉन्ड तो ये बन जाएगा एडीपी, ये आपका बन जाएगा एडीपी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एडीपी आखिर है क्या, एटीपी एडीपी इतना तो सुन रहे हैं, तो ये आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो एटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट देखने को मिलता है, और वही जो एडीपी होता है, एडीपी में आपको 2 फॉस्फेट देखने को मिलेगा। तो एक जो फॉस्फोरस निकल रहा है उसी से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एडीपी जैसे बनेगा, इसको बोलते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो इसे हम लोग बोलते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। दैट मीन्स जो 3, यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट, जिसमें से एक वो टूटेगा तो आपका बन जाएगा 2 फॉस्फेट। और जब एक फॉस्फेट टूटता है, जब एक फॉस्फोरस टूटेगा तभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और यही एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाकी सारे केमिकल एक्टिविटीज को करने में। जैसे सेल का बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज होता है, तो उसको पूरा करने में ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होता है। तो बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज करने में ये हेल्प करता है। तो हम लोग जान गए कि एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है। एटीपी जो रहता है
वही टूटता है और एडीपी में चेंज होता है। जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे बॉन्ड टूटता है, एक फॉस्फोरस निकलेगा जिससे कि एनर्जी हमें देखने को मिलेगा। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मीन्स सबको एनर्जी यही प्रोवाइड करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन था, और डबल मेम्ब्रेन के कारण क्या था उसके पास, वहां पे डीएनए देखने को मिला, डीएनए एंड राइबोसोम। अब डीएनए और राइबोसोम है, तो राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन बनाता है, और डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है जिससे जिस टाइप का चाहेंगे उस टाइप का हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं। अब इसके पास डीएनए है, तो अगर ये चाहेगा तो खुद अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब है अपने आप को बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट खुद को तैयार कर सकता है। एंड आल्सो एबल टू मेक सम प्रोटीन, अपने लिए कुछ प्रोटीन बना सकता है, मेक सम प्रोटीन। तो आल्सो एबल टू मेक सम प्रोटीन, तो ये अपने लिए प्रोटीन बना सकता है, दूसरे के लिए भी अगर चाहेगा तो प्रोटीन बना सकता है। लेकिन इमरजेंसी केस में ऐसा आता है, हमेशा न्यूक्लियस ही बनाता है प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी प्रोटीन बनाएगा तो खुद के लिए प्रोटीन जनरली बनाता है। ये सेल्फ डिपेंडेंट है और एनर्जी इसके पास बहुत सारा है, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सभी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो जो प्लास्टिड होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं, प्लास्टिड, तो प्लास्टिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड जो रहता है वो केवल प्लांट सेल में मौजूद होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, तो केवल प्लांट सेल में ही ये पाया जाता है। जो प्लास्टिड होता है वो बहुत तरह का होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए जो प्लास्टिड होता है आपका, प्लास्टिड को हम लोग जनरली दो भाग में ही डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जनरली दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमो है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, तो इसमें कलर, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और प्लास्ट का मतलब होता है प्लांट। तो जिसमें कलर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, और जिसमें कलरलेस, जिसमें कोई कलर नहीं होगा, उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होगा, कलर होगा। तो कलर कैसे होगा, तो कलर के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे कलर पिगमेंट देखने को मिलेगा, कलर पिगमेंट, यहाँ पे पिगमेंट होगा
जो कलर जिसके पास होगा, जैसे अगर ग्रीन है, जैसे अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तो इस तरह से बहुत सारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कितने तरह के हैं। प्रोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्टिड्स, इटियोप्लास्टिड, इलेयोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, फिर है आपका प्रोटीन का भी प्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह का इतना सारा होता है, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है। आपको जो पढ़ना था वो यही है कि प्लास्टिड दो तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर पिगमेंट जिसमें पाया जाता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट के पास अलग अलग पिगमेंट वाला होता है, जिसमें कि अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट के पास और भी होता है पिगमेंट, जैसे कि येलो कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। तो अलग अलग कलर का पिगमेंट पाया जाता है। तो उसके आधार पे यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा। तो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। येलो का अलग नाम होता है, इसमें हम लोग और भी पढ़ते हैं, जैंथोफिल्स पढ़ते हैं, रोडोफाइसी। तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है। आपको जो एनसीईआरटी में दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसको हम लोग कलरलेस पिगमेंट बोल रहे हैं, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम लोग कलरलेस से कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, व्हाइट कलर। तो यहाँ पे है ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर जो आता है मटेरियल, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आपका आता है स्टार्च, ओइल्स एंड प्रोटीन। जैसे वहां पे अलग अलग नाम था, एमाइलोप्लास्ट, ये सब, तो वो सब आपका ल्यूकोप्लास्ट में ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे है इलियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, तो ये सब है एमाइलोप्लास्ट, ये सब आपका ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे है इनर मेम्ब्रेन। तो इसके पास भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इसके पास भी डीएनए होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको डीएनए यहाँ पे नजर आएगा। देखिए यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे राइबोसोम है। तो जिसके पास भी डीएनए और राइबोसोम होगा उसके पास Z+ पीएम वाला सिक्योरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी पीएम वाला सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है, डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके पास भी डीएनए। तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि इसके पास डीएनए एंड राइबोसोम प्रेजेंट है। जब डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है
तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर ले रहा था, ये भी अपने आप को बना सकता है, ये भी खुद को बना सकता है डीएनए के मदद से। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक लेयर देखने को मिल रहा था, जिसको हम लोग क्लास 11th में जब जाएंगे तो देखिए इस तरह का और इस तरह का यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। अब यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो पाया जाता है ये प्लास्टिड के अंदर ही पाया जाता है। ये इस तरह से सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे खाना बनता है, तो ये किचन रूम है। किचन रूम डिजाइन वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्तन रखा जाता है ना, वैसे उसी तरह से। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। तो किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रोमा के बारे में आप लोग का एनसीईआरटी में भी कुछ जिक्र है। तो अगर सवाल आएगा कि स्ट्रोमा किस में पाया जाता है, किस में देखने को मिलता है, तो आपको जवाब देना है प्लास्टिड के अंदर स्ट्रोमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर। तो यहाँ पे न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर देखने को मिल रहा है, न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर। न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर, तो ये जो न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये है आपका क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड के अंदर। अब यहाँ पे जो आपका ये पाया जाता है स्ट्रोमा लैमेली, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। ये जो गोल गोल है इसको थाइलेकोइड बोलते हैं। और एक जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ग्राना। तो ये आपको जानना नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। और ये जिसमें पाया जाता है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और देखिए यहाँ पे जो इस तरह से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, यहीं पे आपका खाना वगैरह बनता है। तो स्ट्रोमा, ये वाला स्पेस वाला पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो वाला पार्ट है जो इतना सारा है, इसको बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। और एक जो पार्ट है ओनली पीस, सिंगल वाला, ये जो सिंगल वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राना। तो बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है इसमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में, या फिर वैक्यूल वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। वैक्यूल और सेल डिवीजन का एक साथ आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो आज हम लोग केवल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़े हैं। अगले लेक्चर में आपका वैक्यूल और सेल डिवीजन के बारे में आएगा। और इसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो एकदम आसान है। आप अगर चाहेंगे तो खुद से भी आपका बन जाएगा। तो इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें आपको डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा।